नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री। 12th क्लास की हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का निर्माण। तो इसके पहले हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। आपको लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ या ये कहे कि आपको ऑनलाइन पूरे नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं और साथ ही सबके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक कंप्लीट कराए गए हैं। ओके, तो ये है छठा चैप्टर। हमने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट कराऊंगी, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े। और जो भी 12th क्लास के बच्चे मेरे स्टूडेंट्स जो है निराश हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैसेज भी किए थे कि वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन मेरी अपनी व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे हिस्ट्री को कंप्लीट करूंगी। और साथ ही आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ भी है, वो है कि जो बच्चे हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहते हैं और वो पूरे नोट्स के साथ चाहते हैं और लाइव लेक्चर चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने स्पेशल प्रोग्राम जारी किया है। बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है फॉर पेड स्पेशल क्लासेस एंड पीडीएफ लेक्चर। आपको पेड ये क्लासेस जो होंगे, लाइव क्लासेस जो हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए, 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए पेड होंगे। पेड कितना कैसे कितना आपको पेड करना है, बहुत ही मिनिमम फ़ी है। जो आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़े, वहाँ आपको पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको पेड क्लासेस लेने हैं, लाइव क्लासेस लेने हैं, पूरे नोट्स अवेलेबल करवाया जाता है, तो यदि आपको कंप्लीट करना है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ के हम अपनी जब बातें हैं सो हमसे शेयर करें और डिटेल्स जानें। हम फिर आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। चैप्टर है 6, 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 6 पार्ट 1। इसके 2-3 पार्ट करके मैं लेकर आऊँगी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में पढ़ना क्या है? मुगल इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का निर्माण। ओके, मुगल इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का निर्माण। मुगल दरबार और इतिवृत्ति। इतिवृत्ति मतलब होता है कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके द्वारा जो भी जीवनियाँ लिखी गई हैं उनके द्वारा इतिहास की जानकारी होना। और उनके द्वारा इतिहास के हम मुगल दरबार के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, उन सारी बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे और आने वाले चैप्टर 6 के जो पार्ट होंगे उसमें भी किया जाएगा। द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू क्रॉनिकल। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक हमारा हो गया ये, ओके, और कुछ जो यहाँ सूचनाएं दी गई थी, जैसे टॉपिक एक्सप्लेनेशन है विथ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर पेड स्पेशल क्लासेस लेक्चर पीडीएफ लेक्चर कंटेक्ट अस ऑन व्हाट्सअप नंबर। इतना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप जल्द से जल्द जुड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री जो 12th क्लास की हिस्ट्री है उसमें 50-50 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनमें से आपको 60 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा एमसीक्यू, जिसमें आपको 50 करना है और 50 के रिटन होंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव लेकर पे भी हम बहुत फोकस करते हैं और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कहीं से भी, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा चैनल ही आप फॉलो करते हैं, आप कहीं बुक से पढ़ते हैं या कोई और टीचर से पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ें, आप एनालाइज करके क्वेश्चन को पढ़ें। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आप एक क्वेश्चन याद करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव के साथ आपको 10 ऑब्जेक्टिव याद हो जाना चाहिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बातें बहुत हो गई, आप भी थोड़े ऊब चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट यानी अति लघुतरीय प्रश्न यहाँ मैं लेकर आई हूँ। सबसे इतिवृत्ति का मतलब ही होता है, जैसे कि हमने कहा कि इतिवृत्ति, ओके, इतिवृत्ति का मतलब क्या होता है? मतलब साहित्यिक रचनाएं,
वो जीवनी के द्वारा लिखा गया हो, कोई संस्मरण लिखा गया हो, या किसी के दरबार में संरक्षण प्राप्त जो कवि हैं उनके द्वारा कोई ग्रंथ लिखा गया हो, उसे कहा जाता है इतिवृत्ति या क्रॉनिकल। उनसे हमें मुगल दरबार के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, मुगल इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है, इन चीज़ों पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है, सबसे पहला क्वेश्चन है बादशाहनामा किसने लिखा। बादशाहनामा कहिए या कहीं कहीं इस शब्द को पादशाहनामा भी कहा जाता है। पादशाहनामा एक उपाधि है जो मुगल दरबार के शासकों ने धारण किया। विशेष रूप से शाहजहां ने बादशाहनामा या पादशाहनामा की उपाधि धारण की थी और उन्होंने ही अपनी ग्रंथ लिखवाया था बादशाहनामा। या आप बादशाहनामा भी है, आप सुनिश्चित हो जाइए, श्योर हो जाइए कि इसी को ही पादशाहनामा भी कहा जाता है। तो बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो आप बादशाहनामा यदि पढ़िएगा तो यदि कहीं बुक उठाइएगा या कहीं आपको सुनने को मिलेगा तो अब्दुल हमीद लाहौरी एक काजवीनी है, एक मोहम्मद वारिस है। तीन एक ही पुस्तक को तीन राइटरों ने लिखा। तो कब से कब तक का इतिहास किसने लिखा, उन्होंने क्यों लिखा, उन इतिहास के बारे में उस पार्ट में जो मतलब जो पुस्तकें 3 वॉल्यूम में लिखी गई है उनमें किन पीरियड के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। ये समझ जाइए कि बादशाहनामा से रिलेटेड इतने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बादशाहनामा लिखने के लिए शाहजहां ने किसका चयन किया। तो बादशाहनामा लिखने के लिए शाहजहां ने अब्दुल हमीद लाहौरी को चयन किया। अब इन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी को ही क्यों चयन किया, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैं अभी थोड़े से संक्षेप में बता दूंगी कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे पटना के रहने वाले थे और शाहजहां जो थे एक ऐसे ग्रंथ की रचना कराना चाहते थे जो उनके समस्त इतिहास के बारे में जो लिख सके। तो उस तरह के इतिहासकार के बारे में उन्होंने सुना कि पटना में कोई ऐसा विद्वान है जो बहुत ही ढंग से और सुचारू रूप से और ये कहे कि बहुत ही साहित्यिक रूप से अपनी बातों को पुस्तकों के माध्यम से उकेरता है। इसकी जानकारी जब शाहजहां को लगी तो उन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी को पटना से दिल्ली बुलाया, आगरा बुलाया और इस तरह से उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया। तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे शाहजहांनामा यानी बादशाहनामा की रचना की और किसके दरबार में रहते थे? शाहजहां के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने किसके अनुरोध पर लिखा। किसके अनुरोध पर लिखा? अकबर के अनुरोध पर। क्योंकि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर लिखा। गुलबदन बेगम कौन थी? अकबर की फूफा थी और वो एक लेखिका भी थी। तो उनसे अनुरोध किया कि वो हुमायूंनामा ग्रंथ लिखे जिसमें बाबर के इतिहास से लेकर हुमायूं के इतिहास के साथ साथ अकबर के भी इतिहास का वर्णन किया गया है। हुमायूंनामा अकबर के अनुरोध पर लिखा गया। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था। यानी कि आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कहिए या आईने अकबरी कहिए और हुमायूंनामा दोनों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज ने किया था। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पर ही नोट नहीं करना है। एक क्वेश्चन से जिस तरह से वृक्ष की डालियाँ होती है, ब्रांचेज होते हैं, उसके ब्रांचेज अलग अलग निकले हुए रहते हैं। तो उसी तरह से एक क्वेश्चन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, एनालाइज करके पढ़ें, इसे विश्लेषित करके पढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर चंगेज खां यानी कि बाबर कौन था? मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ क्योंकि आपको यही नहीं रट्टा मारना है कि बाबर चंगेज खां का कौन था। आपको सुनना है, लेक्चर
पूरे डिटेल सुनने हैं। अगर आप लेक्चर को अच्छी तरह सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहानी की तरह, स्टोरी की तरह आपको पूरे खाका जो है, हिस्ट्री का जो खाका होता है, या मुग़ल काल हो, सल्तनत काल हो, कोई भी पार्ट विशेष हो, वो खींच जाएगा। यदि आप मेरा लाइव डिटेल वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मेरे स्पेशल क्लास से आप ज़रूर जुड़ें। इतनी अच्छे से आपकी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ताकि आपको आगे भी यदि आप हिस्ट्री करेंगे तो उसमें आपको पूरा हेल्प मिलेगा। पूरे डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि रट्टा मार 2 लाइन दे दिया गया, आप रट्टा मारते रहे, अगर 2 लाइन भूल गए तो वो उस चैप्टर के उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें आप कुछ जानते भी नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो बाबर जो था एक आक्रमणकारी था, विदेशी आक्रमणकारी। वो भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था और उसका संबंध चंगेज खां से था। अभी चंगेज खां कौन था? एक मंगोल आक्रमणकारी था। तो चंगेज खां से क्या संबंध था? तो संबंध कैसे होता है? कोई भी अगर ये व्यक्ति विशेष होता है तो एक माता के रिश्तों के साथ संबंध होता है, एक पिता की तरफ से संबंध होता है ना। तो चंगेज खां का, बाबर का चंगेज खां से जो संबंध था वो मातृ पक्ष की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर कौन था? मातृ पक्ष की तरफ से। अगर माता की तरफ से वंशज जोड़ा जाए तो वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। और पितृपक्ष की तरफ से तैमूर लंग का आपने नाम सुना होगा, जो 1398 में भारत पे आक्रमण किया था और पूरे दिल्ली पंजाब में दहशत मचा चुका था। और आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी तैमूर लंग की कहानी। तो उसमें चाकू वाला बहादुर एक कहानी था, उसमें तैमूर लंग की दहशत के बारे में, जुल्मों के बारे में पूरा डिटेल्स एक नाटक स्टोरी की तरह बताया गया है। तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं कभी लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें आपको डिटेल्स में बता दूँगी। तो वो बाबर जो था मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज और पितृपक्ष की तरफ से चंगेज खां तैमूर का 5वां वंशज था। यानी कि इस तरह से कहा जा रहा है कि बाबर के धमनियों में एक वीर आक्रमणकारी बहादुर सैनिकों का खून दौड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा विशाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। अकबर का जिस समय जन्म हुआ था, हुमायूं उस समय निर्वासित जीवन बिता रहा था। निर्वासित जीवन बिता रहा था मतलब उसे वो देश छोड़ के अपनी जान बचाकर वो भाग चुका था देश से। तो रहता था कहाँ? अमरकोट के राजा राणा विशाल के महल में। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना किसने दी? हुमायूं को अकबर के जन्म की सूचना दी तर्दी बेग खां ने। तर्दी बेग खां कौन था? एक सैनिक था। उस समय हुमायूं जो था वो अमरकोट के राणा विशाल के महल में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के, यानी उस समय तो बच्चा हुआ नहीं था, पत्नी को छोड़ के वो युद्ध में लगा हुआ था, व्यस्त था। तभी उसे जब 1542 ईस्वी में जब जन्म हुआ तो इसकी सूचना सबसे पहले तर्दी बेग खां ने उनको दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन, इत्र का आविष्कार किसने किया? इत्र का आविष्कार नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने किया। नूरजहां की माता अस्मत बेगम। अभी नूरजहां कौन थी ये भी बताऊंगी, क्लास में बताऊंगी डिटेल्स में, क्योंकि अभी तो मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ जो टू दी पॉइंट आंसर है, मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन थोड़े से जा रही हूँ डिटेल्स में, लेकिन बहुत ही डिटेल्स में जा भी रही हूँ तो आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा आपको मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन यदि आप क्लास से जुड़ते हैं वहाँ आपको एक एक टॉपिक पूरे लिंक के साथ आपको बताया जाएगा। किसने दी? तर्दी बेग खां ने। इत्र का आविष्कार किसने किया? नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की दूसरी पत्नी थी, जिस पे मंत्र मुग्ध होकर 1611 में उन्होंने नूरजहां से शादी की। और उस समय उनकी माता ने अस्मत बेगम थी और उन्हें इत्र के निर्माण का श्रेय, आविष्कार का श्रेय अस्मत बेगम को दिया जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अब मैं ये भी बताऊंगी कि नूरजहां जहांगीर से कैसे मिली,
वो कैसे उनके दरबार में रहती थी, इसकी एक लंबी कहानी है। तो सबसे पहले नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था, याद रखिएगा। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुमताज का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज वही है जो शाहजहाँ की पत्नी है और जिसके नाम पर मुमताज महल के नाम पर ताजमहल का निर्माण हुआ था और उनकी यादों में हुआ था। और उनका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। क्या नाम है? अर्जुमंद बानो बेगम है। शहजादे परवेज की पुत्री नादिया का विवाह किसके साथ हुआ था? शहजादे परवेज कौन है? शहजादे परवेज की पुत्री नादिया का विवाह दारा शिकोह के साथ हुआ था। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह औरंगजेब का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 12, जरी कलम की उपाधि किसे दी गई है? जरी कलम की उपाधि चित्रकारी के क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दी गई है। अब इसमें भी ये बताऊंगी मैं कि चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है, कौन कौन से मुख्य चित्रकार हुए, उन्हें किस शासकों ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आया, हुमायूं ने किसे एक दिन का राजा बनाया था? हुमायूं ने किसे एक दिन का राजा बनाया था? तो हुमायूं जब था, यानी हुमायूं जब परास्त हुआ, शेरशाह ने उसे परास्त किया, तो उस समय वो अपनी जान बचाकर भाग गया। और उसकी जान बचाई किसने? निजाम नामक एक भिश्ती ने। भिश्ती का मतलब होता है एक नाविक जो नाव चलाता है, तो उसने ही उसकी जान बचाई। तो ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने एक दिन के लिए उस भिश्ती को, निजाम नामक भिश्ती को राजा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14, यस्सा क्या था? यस्सा जो है, यदि आप मंगोल का इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यस्सा एक नैतिकपूर्ण विधि संहिता थी। एक है कि मंगोलों की विधि संहिता जिसका निर्माण किया था चंगेज खान ने, और उसी में बहुत सारे धार्मिक और नैतिक बातें जो लिखी गई थी, जिसका पालन चंगेज खां करता था। और चंगेज खां के बाद बाबर जब अपना राजकाज संभाला तो यस्सा के नियमों का ही वो पालन करता था और उसी आधार पे अपने शासन का संचालन करता था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दीन-ए-इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? दीन-ए-इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल। क्वेश्चन नंबर 16, पुरुषोत्तम और देवी कौन थे? मैं आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम और देवी के बारे में जो लिखा गया है वो अकबर के इतिहास से लिया गया है। ये पता होगा कि अकबर ने सभी धर्मों को अपने राज्य में प्रश्रय दिया था और उन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसमें बहुत मतलब अन्य विभिन्न धर्मों के विद्वान उपस्थित होते थे और जहाँ शस्त्रार्थ होता था। तो उसी में से पुरुषोत्तम और देवी थे, दो हिंदू धर्म के विद्वान थे जिसे अकबर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी लेता था। क्वेश्चन नंबर 16, शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। और इसका एक भाई जो था उसका नाम खुसरो था। क्वेश्चन नंबर 18, राहुल संकृत्यान ने अबुल फजल की तुलना किस प्राचीन विद्वान से की? राहुल संकृत्यान जो है एक कवि हैं, लेखक है, इतिहासकार हैं। उन्होंने अबुल फजल की तुलना की किससे? प्राचीन काल के कौटिल्य से। कौटिल्य तो आप जानते ही होंगे। कौटिल्य मतलब चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो प्राचीन काल की सबसे पहली और सबसे उत्तम कोटि की राजनीति की पुस्तक है, अर्थशास्त्र। राहुल संकृत्यान ने अबुल फजल की तुलना कौटिल्य से की। क्वेश्चन नंबर 19, औरंगजेब की पत्नी का नाम बताइए। औरंगजेब की पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम यानी राबिया बीबी है। इन्हें दिलरास बानो बेगम है लेकिन इन्हें राबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर जो है वो है कि हमने आंसर तो लिखा हुआ, कोई टिक मार्क नहीं लगाया है। मुमताज महल ने कुल कितने बच्चों को जन्म दिया?
मुमताज़ महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम जो शाहजहाँ की पत्नी थी, उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया? तो टोटल 14 बच्चों का जन्म दिया। 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई और 7 जिंदा बचे। 7 जो बचे उनमें से 4 पुत्र था और 3 पुत्रियाँ थी। जो औरंगजेब के अंतिम समय में शाहजहाँ के अंतिम समय में उत्तराधिकारी के युद्ध लेकर भयंकर युद्ध हुए, जिसमें औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को परास्त कर उन्हें मारकर गद्दी का हकदार हुआ और मुगल सम्राट की गद्दी पर बैठा। तो ये था 12th हिस्ट्री के चैप्टर 6 का पार्ट 1 वीडियो। मैं जल्द से जल्द आपको पार्ट 2 भी अवेलेबल कराऊंगी। ओके, तो ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने लेक्चर को छोटा बनाया, मतलब एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया। लेकिन यदि आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पूरे डिटेल्स नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, जहां आपको फ़ी वगैरह के बारे में, फ़ी बहुत ही मिनिमम प्राइस है, फ़ी कुछ नहीं है, और आप वहां जुड़ेंगे तो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा और आपको स्पेशल क्लास अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें पूरे डिटेल से आपको दिया जाएगा। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।